हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कुछ डेरिवेशंस जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कार्तीय निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि हम जब भी कोई दूरी नापते हैं किसी भी दर्पण में या लेंस में, तो जब लेंस पे आएंगे तो वहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी का यूज़ किया जाता है और दर्पण में जो होता है वहाँ भी चिन्ह परिपाटी का यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं। आज अभी हम लोग इस चिन्ह परिपाटी की कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ समझते हैं। तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर कोई इस तरह से एक दर्पण बनाया हुआ है और इस दर्पण में अगर हम, इसका नाम है अवतल दर्पण, तो इस दर्पण में आप देखते हैं, ये क्लास हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर जो होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ये सभी पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और ध्रुव से सेंटर की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र की दूरी, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सपोज अगर यहाँ पर कोई वस्तु मैं रख देता हूँ, इस वस्तु को मैंने यहाँ रखा है जिसका प्रतिबिंब जो है इस दर्पण द्वारा बनेगा, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अगर मान लिया जाए कि इस तरह से प्रतिबिंब इसका बना है, इस वस्तु को हम बोल देते हैं ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो दर्पण के पोल से या ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। हमेशा हम इसी तरह से चिन्ह को लेंगे कि कब दूरी प्लस में ली जाएगी या कब दूरी माइनस में ली जाएगी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे सभी व्यंजक में, जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे उनमें। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो भी दूरी नापनी है वह सभी दूरी आपको ध्रुव से नापनी है, ध्रुव से शुरू होकर के आपको आगे बढ़ना है। तो पहली चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्रुव से आपको दूरी नापनी है। साथ ही में जब भी कोई वस्तु आप रखें तो वो वस्तु जो होगी जिसका प्रतिबिंब आपको बनाना है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी होगी, बाईं ओर रखी जाती है। साथ ही सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी दूरियां हैं वो सब हम ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो मैं ध्रुव से शुरू करके लेफ्ट साइड मूव करूंगा, है ना। और अगर मुझे ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापनी है तो भी मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा, है ना। तो इस तरीके से सारी जो दूरियां हैं वो ध्रुव से हमें शुरू करनी है। पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड जो पॉइंट है, हमको क्या करना है सेकंड पॉइंट्स में, कि यदि दूरी आपतित किरण की दिशा में नापी जाती है तो उसे धनात्मक लिया जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो वस्तु है, वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरण होगी, जैसे सपोज एक किरण यहाँ पे आ रही है, एरो आप इसको देखेंगे कि इस दिशा में मैंने एरो बनाया है, मतलब कि आपतित किरण की दिशा ये है। और अगर मुझे ध्रुव से वस्तु की दूरी नापनी है तो मुझे कहाँ जाना होगा, ध्रुव से इस ओर जाना होगा। तो अगर मैं वस्तु की दूरी नापने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है। तो अगर मैं दूरी को नापने के लिए आपतित किरण की दिशा में जाता हूं, जैसे कि यही आपतित किरण की दिशा है और इसी दिशा में अगर मैं दूरी को नापता हूं तो उस दूरी को हम धनात्मक लेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, यदि दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें, अगर उदाहरण से देखें हम इसको, तो ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। अगर कोई वस्तु, आपने देखा होगा ये केस कि अगर वस्तु जो है हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये आपतित किरण इस तरह से होगी जो कि समांतर आपतित हो रही है, तो
ध्रुव इसके फोकस से होकर जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण है जो कि हम केंद्र से आपतित करवाते हैं। तो जब केंद्र से आपतित होती है तो प्रकाश किरण जो है इस तरह से आपतित होगी और इस तरह से वापस आ जाएगी। तो ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं ऐसे पीछे बढ़ाने पर इस तरह से मिलती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो वस्तु है हमारी, इस वस्तु का नाम है ए बी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका नाम है ए डैश बी डैश। तो अब आप देखें कि प्रतिबिंब की दूरी अगर मैं नापता हूं तो मुझे ध्रुव से, ये ध्रुव है, ध्रुव से मुझे इस दिशा में जाना होगा, ठीक है, ये दूरी हो जाएगी v। तो जो ध्रुव से मुझे कहां जाना पड़ रहा है, इस दिशा में, और जो आपतित किरण है उसकी दिशा भी यही है। तो ये जो दूरी है ये धनात्मक ली जाएगी क्योंकि आपतित किरण की दिशा में हम इसको नाप रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ध्रुव से, अगर हम इस वस्तु की दूरी को नापते हैं तो मुझे ध्रुव से शुरू करके मुझे इस दिशा में जाना होगा, इधर, और प्रतिबिंब जो आपतित किरण है उसकी दिशा इस दिशा में है ना। तो हमारी जो दिशा है नापने की वो आपतित के विपरीत हो गई है। तो इस दिशा को आप क्या लोगे, इस वाली दूरी को आप लोगे -u। तो वस्तु की दूरी को हम u लिखते हैं और इसको हम माइनस में क्यों ले रहे हैं, ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी पॉइंट समझाया कि यदि दूरी आप आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं तो उसे आप ऋणात्मक माइनस साइन के साथ में आप लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट की हम अगर बात करते हैं, यदि दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाती है, ऊपर की ओर नापी जाती है तो उसे धनात्मक तथा नीचे की ओर नापी जाए तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो इसका क्या मीनिंग है, इस पॉइंट का समझते हैं यहाँ पर, कि जैसे अगर आपका ये जो मुख्य अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है, इस अक्ष से अगर आप वस्तु की ऊंचाई नापने शुरू करते हैं तो आप मुख्य अक्ष से शुरू करेंगे ए पॉइंट से, और आपको कहाँ जाना होगा ऊंचाई नापने के लिए, बी पॉइंट की तरफ। तो आप क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हैं। तो इस वाली ऊंचाई को, ये जो ऊंचाई है, सपोज ये ऊंचाई है अगर h, तो इसको आप प्लस में लोगे, है ना, h1 मान लेते हैं, प्लस में लेंगे। और इसी टाइप से अगर जैसे प्रतिबिंब बन रहा है आपका ये, अब इसको नापना है तो मुख्य अक्ष से आपको नीचे की ओर जाना पड़ रहा है। तो इस दूरी को जब आप नापेंगे तो इसकी दूरी को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h2, तो ये जो दूरी होगी इसकी नीचे की ओर नापी गई, ये आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे, मतलब ऋणात्मक लेंगे। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। 4 बिंदु आपको याद रखने हैं, हमेशा जो वस्तु रखी जाएगी बाईं ओर होगी, दूरी आपको हमेशा ध्रुव से नापनी है। इसके बाद अगर आप आपतित किरण की दिशा में नापेंगे तो धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत नापते हैं तो ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर अगर आप दूरी नापते हैं तो उसे हम फिर ऋणात्मक लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो भी व्यंजक अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें आपको ये काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन, जो कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर जो डेरिवेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे कि हमें क्या व्यंजक सॉल्व करना है। तो यहां पर व्यंजक का नाम है, हमें क्या करना है, वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, तथा फोकस दूरी स्मॉल f से इसको हम प्रदर्शित करते हैं के बीच संबंध। तो हमको इन दोनों राशियों के मध्य, इन दोनों दूरियों के मध्य संबंध देखना है। तो अभी हम यहाँ पर पहले अवतल दर्पण के लिए करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडिंग अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो ये संबंध किस तरह से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर ये जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या R से आधी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि R जो होता है ये, इसको अगर इधर लिख दें हम, तो ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2, या फिर आपसे कह दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहले हम इसका बनाएंगे एक रे डायग्राम।
है ना, जिसे हम किरण आरेख कहते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है एक अवतल दर्पण, जिसका यहाँ पर हमारे पास ध्रुव है और ये हमारे पास फोकस है इसका, और यहाँ पर है इसका केंद्र, वक्रता केंद्र। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते समय सपोज यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है जो कि आपके मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यहाँ से जब ये इससे टकराती है, टकरा करके ये इसके फोकस से होके जाती है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे नियम वगैरह, तो ये प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि समांतर आई जो कि फोकस से होकर के जा रही है। अब अगर मैं इस सेंटर को इस बिंदु B से मिला देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह से अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो ये जो लाइन है C से B तक की, ये लाइन जो है अभिलंब का काम करती है ना। और अगर ये अभिलंब का काम करती है तो यहाँ पर आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच का कोण हो जाएगा I, और ये जो किरण है जो टकरा के वापस आ रही है परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा ये हो जाएगा R, है ना। तो यहाँ तक का ये सिंपल सा डायग्राम हमारा है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे वेरी सिंपल डायग्राम है, हमने एक आपतित प्रकाश किरण आपतित करवाई है ना, जो कि समांतर है मुख्य अक्ष के, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन, मतलब ये वाला जो रिलेशन है अब ये कैसे बनेगा वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। माना कि इसका नाम दे देते हैं दर्पण का MM1। माना कि MM1 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है तथा फोकस दूरी कैपिटल F मान लेते हैं। फोकस दूरी नहीं, फोकस को हम कैपिटल F मान लेते हैं, तथा फोकस दूरी स्मॉल f है और वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमें पता है कि जब भी कोई तल पर, कोई भी दर्पण पर, है ना, परावर्तन का नियम हमें मालूम है कि आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है ये सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या है I और परावर्तन कोण है R। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आप आपतन कोण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर I जो है आपतन कोण है, तो इसको हम लिख देंगे कोण ABC। ये कोण आपको दिख रहा है, तो ABC आपतन कोण है और परावर्तन कोण हो जाएगा CBF। तो यहाँ पर परावर्तन कोण हो जाएगा CBF। इसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहाँ से हमने इसको देखा परावर्तन के नियम से, है ना। अब आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर दो समांतर प्रकाश किरणें, दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसको अगर एक कोई इस तरह से कोई एक रेखा, तिर्यक रेखा इस तरह से कट करती है, तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि समांतर किरणें हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AB जो है इस मुख्य अक्ष के समांतर है। तो AB जो है आपतित किरण, है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपतित किरण AB मुख्य अक्ष का नाम क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये P से C वाली जो लाइन है, तो मुख्य अक्ष PC के समांतर है तथा इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, CB, तथा CB इन्हें मिलाती है। अगर CB मिलाती है तो क्या होगा, हमें पता है एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण I है तो फिर ये कोण भी हमारा I बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ABC जो है हमारा कोण वो BCF के बराबर हो जाएगा, BCF के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण होने की वजह से ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब यहाँ पर मैं समीकरण, यहाँ पर
आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 मिल चुकी है हमें, लेकिन उससे पहले ये आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब त्रिभुज कौन सा वाला, CBF, ये वाला जो त्रिभुज है इस तरह का त्रिभुज है ये, ठीक है। यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर F है, ये जो कोण है ये R है और ये जो कोण है ये I है। तो अब त्रिभुज CBF में समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से आप इस त्रिभुज में आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए 1 और 2 में दोनों की जो लेफ्ट साइड है दोनों में ABC लिखा है, तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस त्रिभुज में CBF जो है वो बराबर हो जाएगा BCF के, है ना। मतलब CBF मतलब ये वाला कोण यहाँ पे अगर आप देखें तो, और BCF मतलब ये कोण, तो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो चुके हैं। अब अगर दो कोण बराबर हो चुके हैं तो इस कोण के सम्मुख भुजा ये वाली और इस कोण के सम्मुख भुजा ये वाली, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कारण लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, 12th लेवल पे अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर BCF, ये CBF मतलब B वाला कोण, और B कोण के जस्ट सामने जो भुजा है वो कौन सी है, CF, तो इसको CF नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे FC, है ना। FC क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं या ध्रुव की ओर से नापते हैं, तो यहाँ पर FC लिखेंगे। और BCF के जो सम्मुख भुजा है वो है आपकी BF, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BF, है ना। ये क्यों है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सम्मुख भुजाएं, है ना। आप लिखना चाहें तो कारण लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाओं की वजह से ये हो गया। तो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन मिल चुकी है, इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे थर्ड इक्वेशन, ये हमारी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट हमको हर बार काम में आने वाला है। काम आने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो दर्पण होता है, ये दर्पण आपका है अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में आप देखिए, अगर यहाँ पर कोई बिंदु है B और यहाँ कोई बिंदु है P, है ना, और ये जो दूरी है ये वाली दूरी, इसको पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। तो अब आपका जो C बिंदु से B बिंदु को आपने ज्वाइन किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है, दिख रहा है, क्लियर है कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में गैप ज़्यादा है अगर है तो। लेकिन अगर यही दूरियाँ अगर मैं इस तरह से बना दूँ, इस तरह से पास पास कर दूं, बिल्कुल पास पास, तो अंतर तो होगा, दूरियों में थोड़ा बहुत अंतर तो होगा, लेकिन लगभग बराबर मानी जा सकती हैं इस केस में। लेकिन कब होगा ये, जब ये B बिंदु आपका बिंदु P के पास होता, अगर इस तरह से दूरियां होती तो ये दूरी और ये दूरी को आप लगभग बराबर मान सकते हैं, इतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगर यहाँ पर लगा देते हैं, ये वाली कंडीशन अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो देखिए क्या करना होगा हमको। मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ मान रहा हूँ यदि दर्पण का द्वारक क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है इसको द्वारक कहते हैं हम। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत, है ना, छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो, है ना, बहुत छोटा होने का मतलब है कि B बिंदु जो है P के बहुत क्लोज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिंदु B ध्रुव P के अत्यंत पास होगा या निकट होगा। अतः इस कारण से हमारा क्या होगा कि ये जो दूरी है F से लेकर B तक की दूरी, और है ना F से लेकर P तक की दूरी, ये बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो B से लेकर F तक की दूरी है ये लगभग बराबर है ना। तो ये वाला साइन मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि लगभग, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, अतः समीकरण 3 जो आपके सामने है, समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 में BF लिखा हुआ है, तो उसमें BF की जगह आप PF लिख सकते हैं, है ना। समीकरण 3 में BF की जगह मैं PF क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि BF जो है वो PF के लगभग बराबर है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में PF जोड़ने
पर। अब अगर दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ता हूं मैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर पी एफ इसमें भी जोड़ दूंगा इस वाले पक्ष में, तो पी एफ प्लस एफ सी हो जाएगा, और इसमें अगर पी एफ जोड़ता हूं मैं तो पी एफ प्लस पी एफ हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो इसके आगे मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैं हटा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आ रहा है ना, पी एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू पी एफ प्लस पी एफ। तो इसको पहले तो अगर हम यहीं पर देखते हैं तो पी एफ प्लस एफ सी अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी जो है वो पी सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पी सी लिख सकता हूँ, यहीं पर हो जाएगा। और पी एफ प्लस पी एफ को हम यहाँ लिख सकते हैं 2pf, है ना, 2pf, है ना। अब इसको मैं इक्वेशन यहाँ पर नेम दे देता हूँ अभी 4, है ना। और यहाँ पर आप देखें हम चिन्ह परिपाटी का जो मैंने आपको बताया था वो अब हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको पी सी की वैल्यू चाहिए। अब पी सी क्या है, तो ध्रुव से केंद्र की दूरी, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या r। और यहाँ पे आपको चाहिए पी एफ। अब पी एफ क्या है, तो ध्रुव से फोकस की दूरी, इसको हम कहते हैं स्मॉल एफ। तो यहाँ पर पी सी जो है, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर r के बराबर होगी। अब चिन्ह परिपाटी आप लगा रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर आपतित किरण है, ध्रुव से नापना शुरू करता हूँ तो मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो आपतित किरण के विपरीत जा रहा हूँ, इसलिए ये जो r होगा ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। इसी प्रकार पी एफ अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होगी, जिसको आप फोकस दूरी कहते हैं, तो इसके लिए आपको पी एफ बराबर लिखना होगा स्मॉल एफ के। ये भी देखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापनी होगी आपको, तो ये भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी। अतः अब आप समीकरण 4 में अगर ये सारी वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, पीसी की जगह आप रख देंगे, पीसी की जगह माइनस आर, तो यहाँ पर पीसी की जगह माइनस आर हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर रख देंगे 2f, तो f की जगह पी एफ की जगह यहाँ माइनस एफ आ जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू आ गया 2f। तो ये आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं f बराबर r/2, मतलब कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2। तो ये रिलेशन हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। फाइनल जो रिलेशन है यहाँ तक हमको इसको करना था। तो अब आप इसको, है ना, कंप्लीटली नोट कर लें और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास में ये जो डेरिवेशन अभी हमने किया है, ये अभी हमने अवतल दर्पण के लिए किया है, इसको हम उत्तल दर्पण के लिए भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए सॉल्व करते समय आप देखिएगा यहाँ पर डायग्राम का डिफरेंस है, बाकी कुछ स्टेप्स जो हैं, एक आध स्टेप यहाँ पे हम बदलेंगे, बाकी सारी स्टेप जो हैं वो ऐसे ही सॉल्व करनी है। इसी तरह से पूरा डेरिवेशन फिर से हमें करना है। तो मैं आपको डायग्राम पहले बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिए मैं आपको इसको समझा चुका हूँ, पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण का जो डायग्राम बनेगा, उत्तल दर्पण इस तरह से होगा, इसका जो ध्रुव होगा वो यहाँ होगा, फोकस जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, इसका जो केंद्र होगा जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं वो यहाँ मिलेगा हमें। यहाँ पर भी हम एक समांतर प्रकाश किरण आपतित करवाएंगे जैसा कि हमने अवतल दर्पण में किया था। मैं अवतल दर्पण यहाँ पे आपको रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसान रहे। यहाँ पर आपने इस तरह से आपतित किया था प्रकाश किरण को समांतर, जो कि फोकस से वापस गुजरी थी यहाँ पर, और इसको आपने यहाँ पर मिलाया था। इस पॉइंट को आपने ए बी नाम दिया था और ये इस तरह का पूरा डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समांतर आपतित करवा रहे हैं। अब इसमें तो ये फोकस से चली गई थी, लेकिन इसमें फोकस से नहीं जा सकती क्योंकि दर्पण के उधर साइड तो प्रकाश किरण जाएगी नहीं, टकरा करके तो वापस यहीं से जानी है इसको वापस, है ना। तो ये क्या करती है, ये फोकस से फोकस की दिशा में जाती है ना, फोकस से होकर नहीं जा सकती, ये फोकस की दिशा में लौट जाती है ना। ये वाला पॉइंट जो है फोकस है हमारा, तो ये फोकस की दिशा में लौट जाएगी। और यहाँ पर ये जो केंद्र है, इस केंद्र से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इस लाइन को और आगे बढ़ाते हैं हम, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर एन। और ये जो आने वाली प्रकाश किरण है समांतर जो आ रही है ये ए बी है,
और ये आपका C से जो आप मिला रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर भी C से जब मिलाया था तो ये अभिलंब का काम कर रहा था, है ना, और ये जब आप इसको C से मिला रहे हैं तो ये भी अभिलंब का काम करेगा। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि अभिलंब कैसे हो गया और क्या है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आप पहले उन 2 लेक्चर्स को देख लें, ये क्योंकि हमारी इस क्लास का 3rd लेक्चर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये एक अभिलंब है और इसका आने वाली प्रकाश किरण जो कोण बनाएगी तो आपतन कोण I होगा। ये परावर्तित किरण है तो ये जो कोण बनाएगी ये R होगा। अब आप यहाँ पर फिर से वही सब कुछ कंप्लीट वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको, है ना, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। डिटेल जैसा हमने पूरा लिखा था वैसा आप नहीं लिखेंगे, ये आप अपने मतलब आप होमवर्क की तरह मान लीजिए, आप खुद को आपको सेल्फ करना है इसे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम परावर्तन के नियम से अगर देखें, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण क्या है यहाँ पर ABN, तो यहाँ पर ABN आपतन कोण है, परावर्तन कोण है NB, इसको नाम देते हैं हम D। तो यहाँ पर NBD जो है परावर्तन कोण है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट, है ना। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर फिर से वही देखेंगे कि जो AB है मुख्य अक्ष के समांतर है, AB, है ना, समांतर का साइन, मुख्य अक्ष क्या है PC के समांतर है, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है इन दोनों रेखाओं को, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है वह BC है, BC इन्हें मिलाती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कोण है I, अगर ये कोण आपका I है तो ये कोण भी आपका I होगा, ठीक है। क्यों है, संगत कोण हम इन्हें कहते हैं। तो ये हो जाएगा ABN, अगर आपका I है तो ये जो FCB जो होगा ये भी आपका FCB I हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। और अगर ये कोण हमारा R है तो ये कोण भी हमारा R होगा। ये क्यों है इक्वल, इसका रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ संगत कोण होने की वजह से, है ना। और ये अगर R है, कौन सा वाला कोण आपका NBD इज इक्वल्स टू, ये भी R हो जाएगा FBC, ये भी R हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे, क्यों है ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है, इस तरह से बन रहा है क्रॉस वाला। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, है ना। तो इसको हम इक्वेशन नेम दे देंगे 3rd। अब आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो है ये वाला FBC, है ना। अब ये कोण अगर R है, ये कोण I है, अभी हम देख चुके हैं किस तरह से है। तो फिर ये और I और R तो बराबर ही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण इस त्रिभुज में बराबर है। जैसे पिछले वाले डायग्राम में था, है ना, एक त्रिभुज के अंदर दोनों कोण बराबर हो रहे थे तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर थी, ऐसे यहाँ पर भी ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिभुज कौन सा BFC। तो त्रिभुज BFC में समीकरण कौन कौन सी हैं आपके सामने, 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2, 3 से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोण कौन सा वाला FBC बराबर हो जाएगा BCF के या FCB के बराबर हो जाएंगे ये, है ना। और अगर ये बराबर हो गए तो FBC के सम्मुख भुजा, मतलब R के सम्मुख भुजा जो है वो FC है, तो भुजा FC जो है वो बराबर हो जाएगी इस I के सम्मुख कौन सी भुजा है BF। तो FC जो है वो भुजा BF के, तो भुजा FC बराबर हो जाएगी भुजा BF के। और क्यों है ये, क्योंकि सम्मुख भुजाएं हैं ये, है ना, सम्मुख भुजा। अब आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर फिर से वही आप करेंगे दोनों, और आप ना ऐड करेंगे, है ना, PF को। लेकिन उससे पहले वही द्वारक अगर छोटा होगा तो द्वारक यदि छोटा हो तो आप यहाँ पर BF को PF के बराबर लिख सकते हैं, लगभग बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो इसको इक्वेशन कुछ नेम दे देते हैं हम, 4th इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी, है ना। तो इस 4th इक्वेशन में FC बराबर भुजा BF को PF लिख रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर तो यहाँ पर PFC हो जाएगा। और इसमें अगर आप PF जोड़ेंगे तो PF प्लस FC बराबर, ये PF है
इसमें पी एफ और जोड़ देंगे क्योंकि दोनों पक्षों में हमें पी एफ को जोड़ना है। तो पी एफ प्लस एफ सी ये पूरी दूरी आ जाएगी और इस पूरी दूरी को आप बोलेंगे पी सी, और पी एफ प्लस पी एफ जो होगा वो हो जाएगा 2pf, है ना। तो यहाँ पर आप लगाएंगे चिन्ह, है ना, यहाँ से आगे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, चिन्ह परिपाटी से पी सी जो है वो माइनस आर होगी कि प्लस आर होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पी से सी तक की जो दूरी है ये आपतित किरण है और इसी दिशा में नाप रहे हैं आप, तो ये आप प्लस में लेंगे तो प्लस आर होगी, है ना। और जो पी एफ है, तो पी से एफ तक की दूरी मतलब ये वाली दूरी जिसे आप स्मॉल एफ कहते हैं, तो ये आपकी इसी दिशा में नाप रहे हैं तो ये भी धनात्मक आप लेंगे। तो पी एफ जो है वो फोकस दूरी होगी और वो भी धनात्मक होगी। तो अब आप अगर इसमें लिखते हैं, ये इक्वेशन 5 लिख देता हूं मैं, तो समीकरण 5 से आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पी सी की जगह आप रख देंगे आर प्लस में, और पी एफ की जगह आप रख देंगे स्मॉल एफ और वो भी प्लस में। तो यहाँ पर R जो है वो 2f आ चुका है, या जो f है वो R/2 आ चुका है ना। तो ये हमारा यहाँ पर भी हमने ये संबंध सिद्ध कर दिया है। ये दोनों डेरिवेशंस आपको कंप्लीट करने हैं। अवतल दर्पण वाला डेरिवेशन मैंने सिस्टमैटिक लिखवाया है, आप उससे देख लेंगे। उत्तल दर्पण वाला जो है हमने, है ना, शॉर्ट में कंप्लीट किया है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप अवतल दर्पण वाले डेरिवेशंस में सीख चुके हैं।